हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं संदेश कुमार AIS कोचिंग के बिहाफ से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सीरीज में हम बीटेक फर्स्ट ईयर की बेसिक इलेक्ट्रिकल को कवर करेंगे। तो उसी कड़ी में ये फर्स्ट लेक्चर है बीटेक फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं या फिर सभी ब्रांच से, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉमन टू ऑल ब्रांच होती है। तो आज इसका पहला लेक्चर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो बच्चों, आज के हम लेक्चर में पहले हम बेसिक्स पे बात करेंगे, जो बेसिक्स चीज़ें होती हैं, जो करंट, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, जो बेसिक बातें हैं उन पे डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से आप रेडी हो जाओ और ये क्लास अब डेली होने वाली है। तो आप लोग कमर कस लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक इलेक्ट्रिकल का पहला टॉपिक। ठीक है बच्चों, तो चलो हमारा पहला टॉपिक बेसिक्स है। हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट, तो बच्चों देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हम थोड़ा इसे समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब कि जैसे आप जानते हो कि जो हमारे मेटल्स होते हैं बच्चों, ठीक है ना, या फिर जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स, उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? दैट इज अवर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मेटल के अंदर मूवमेंट कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो मोशन कर सकते हैं उन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ओके बच्चों, और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, इस तरीके से फ्लो करते हैं लाइक दिस, जब हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, तो उससे करंट डेवलप होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो करंट है, करंट की जो बेसिक डेफिनेशन है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, या बच्चों हम थोड़ा सा और सही से देखें तो बोल सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ठीक है, ये आपने 12th क्लास में भी स्टडी करी होगी, 10th क्लास में भी आपने ये पढ़ा है कि करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन का चलना या चार्ज का मूव करना। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का मूव करना या चार्ज का मूव करना ही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। ठीक है ना। अब हम मान लेते हैं सपोज दैट कि आपका डेल्टा क्यू कूलाम का चार्ज फ्लो करता है। ये हमारा डेल्टा क्यू कूलाम का चार्ज क्या करता है, फ्लो करता है कितने टाइम तक, डेल्टा टी सेकेंड तक। ओके बच्चों, हमारा डेल्टा क्यू कूलाम का चार्ज फ्लो करता है डेल्टा टी सेकेंड तक। तो हमारा करंट क्या बन जाएगा, करंट I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ठीक है ना, ये हमारी करंट का फॉर्मूला बन गया। अगर हम इसका यूनिट देखें तो देखो, चार्ज का यूनिट होता है कूलाम, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो इसका यूनिट आया है कूलाम पर सेकेंड। लेकिन बच्चों दिस इज नॉट SI यूनिट। SI यूनिट क्या होती है, SI यूनिट इसकी होती है कूलाम, इसकी एम्पियर। ठीक है बच्चों, एम्पियर। ठीक, एम्पियर इसकी यूनिट होती है, जिसे हम A से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो ये हमारी करंट का बेसिक फॉर्मूला है, एक बेसिक डेफिनेशन है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, इट इज डिनोटेड बाय I, और इसका जो फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। ओके, और यूनिट हो जाएगी हमारी एम्पियर। ठीक है ना। अब हम ये बात करते हैं कि करंट हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो बच्चों जो करंट है ये नाइदर स्केलर और नॉर वेक्टर, ठीक है, क्वांटिटी। ये जो हमारी करंट होती है ये ना ही स्केलर क्वांटिटी होती है और ना ही वेक्टर क्वांटिटी होती है। बच्चों स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है ना, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए होता है। लेकिन जो करंट है इसको स्केलर में भी नहीं रखते हैं, क्योंकि इसमें करंट में डायरेक्शन होती है। ठीक है ना, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में फ्लो करती है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम इसको वेक्टर की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, बिकॉज ऑफ वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए वेक्टर लॉस को होल्ड करना चाहिए, और जो हमारी करंट है वो वेक्टर लॉस को होल्ड नहीं करती है। ठीक है बच्चों, इसीलिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी भी नहीं बोलते हैं। तो ये कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं, दैट इज ए टेंसर क्वांटिटी। टेंसर
क्वांटिटी। लेकिन जब हम इसको मैथमेटिकली यूज करते हैं, मतलब न्यूमेरिकली इसको यूज करते हैं, तो हम इसको एज ए स्केलर क्वांटिटी ट्रीट करते हैं। इज दैट क्लियर? चलो अब जो हमारा फॉर्मूला आया है इससे कुछ पॉइंट्स बनाते हैं। I इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर? तो अगर मैं यहां से डेल्टा क्यू निकालूं दैट इज आई डी टी, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दो तो डेल्टा क्यू ओवर आई डी टी इंटीग्रेशन, तो ये क्यू इक्वल टू मिलेगा आई इंटू डी टी। ठीक है, तो ये वो फॉर्मूला बन गया है जहां से हम, अगर आपको करंट गिवन है, करंट आपको वेरिएबल फॉर्मेट में गिवन है और आपको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ओके बच्चों, तो हम इसको थोड़ा सा बताते हैं कि हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, और ये फॉर्मूला हम कहाँ यूज करेंगे। तो हम मानते हैं सपोज दैट लेट करंट आई इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t एम्पियर। मान लिया कि आपकी करंट कितनी है, 3t² प्लस 2t एम्पियर। ओके, तो फाइंड करना है, फाइंड आउट चार्ज आफ्टर 2 सेकेंड। अगर मुझे चार्ज फाइंड करना है आफ्टर 2 सेकेंड तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे आप ध्यान से देखो, आंसर मैं बताता हूं। हमारा फॉर्मूला है Q इक्वल टू आई डी टी। ठीक है ना, टाइम इनिशियली टाइम कितना होगा 0 सेकेंड, फाइनली हमें कितने टाइम के बाद बताना है 2 सेकेंड के बाद, 0 to इसकी लिमिट आ जाएगी। तो देन Q इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2, करंट की जो वैल्यू है 3t² प्लस 2t, 3t² प्लस 2t, और अब हम कर देंगे इसका इंटीग्रेशन, तो 3t² का हो जाएगा t³ 3 और ये t का हो जाएगा t² 2 और लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो बच्चों देखो यहाँ से हमारा चार्ज Q इक्वल टू आ जाएगा, कितना बचेगा t³ माइनस का प्लस का t² और लिमिट हमारी क्या है 0 से 2, लिमिट पुट कर दो। तो बच्चों देखो यहाँ लिमिट पुट करोगे t³ और प्लस आपका t² और माइनस का 0 q एंड माइनस का 0²। क्लियर? तो हमें क्या मिला, हमें यहाँ मिला 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 2 2 जा 4 और 8 और 4 कितना हो गया आपका 12 कूलम। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हम करंट के रिलेशन से, करंट के फॉर्मूले से चार्ज को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बेसिक हमारा करंट का फॉर्मूला था। आई होप आपको करंट समझ में आया होगा। चलो अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक का, जो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों कमेंट करके बताओ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, या फिर अगर इलेक्ट्रिक करंट आपको नहीं समझ में आई है तो भी आप कमेंट करके बताइए कि आपको इलेक्ट्रिक करंट समझ में नहीं आई है। मैं अगेन आपको बाद में दूसरे लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन फिलहाल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ओके बच्चों, चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपने 12th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन जस्ट रिवाइज के लिए, जस्ट रिवीजन के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। अब देखो बच्चों ध्यान से देखना, आप जानते हो कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है Q कूलम का, ओके, तो ये Q कूलम का पॉजिटिव चार्ज अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। इस तरीके से करेगा, नहीं करेगा? ठीक है ना, कमेंट करके बताओ। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज Q क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ओके, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी सपोज दैट उसकी रेंज इस पॉइंट तक है, मतलब यहां से इसके सेंटर से यहां तक इसकी रेंज है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, E इक्वल टू K टाइम्स Q बाई R स्क्वायर। R क्या होती है, R आपकी रेडियस होती है, डिस्टेंस होती है। इज दैट क्लियर? तो कुछ इस तरीके से अब सपोज दैट एक चार्ज पार्टिकल जो कि यहां रखा है, जिसकी वैल्यू Q0 है, ये हमारा टेस्ट चार्ज है। कौन सा चार्ज है बच्चों, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है, ठीक है ना, वो बहुत छोटा होता है, नेग्लिजिबल। ठीक है ना, मतलब एकदम जीरो नहीं होता है, क्लियर, लेकिन बहुत छोटा, जितना छोटा हो सकते हैं। और बेटा इसका नेचर, इसका जो नेचर होता है वो ऑलवेज होता है पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव। ठीक है, टेस्ट चार्ज इज ए स्मॉल चार्ज, मैग्नीट्यूड इज
वेरी स्मॉल नेग्लिजिबल मैग्नीट्यूड, और आपका नेचर कैसा है, पॉजिटिव नेचर का है, ठीक है ना। इसका यूज क्या है, इससे हम टेस्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो बच्चों देखो हम क्या करेंगे, हमने यहां पर एक छोटा सा टेस्ट चार्ज ले लिया Q0, जिसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है, ओके। अब देखो हम इस टेस्ट चार्ज को इधर लेके आएंगे टुवर्ड्स दिस चार्ज, इसे बोलेंगे हम सोर्स चार्ज, क्लियर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है तो हम इसे बोलेंगे सोर्स चार्ज, क्लियर। अब देखो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर का जो एरिया है उसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट, क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, क्लियर, क्योंकि ये हमारे सिस्टम से बाहर है, ये इतना हमारा सिस्टम है, इसके बाहर का एरिया हमारे लिए इनफाइनाइट है, क्लियर, और इसके अंदर का एरिया हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज में है। तो बच्चों देखो जब इस चार्ज पार्टिकल को मैं ट्रेवल कराऊंगा टुवर्ड्स दिस सोर्स चार्ज, क्लियर, तो देखो अभी ये यहां तक विदाउट वर्क डन के आ जाएगा। क्यों, वर्क डन कब करना होता है, जब इस चार्ज का कोई अपोज कर रहा हो। फिलहाल इसको अपोज करने वाला कोई फोर्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, वो फोर्स कहां मिलेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मिलेगा, ठीक है ना। तो जैसे हम इस चार्ज पार्टिकल को इस पॉइंट पर रखेंगे, यहां पर एट द बाउंड्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल कर देगा, क्या करेगा बच्चों, रिपेल कर देगा। देखो इस साइड में F न्यूटन का फोर्स लगाएगा, ये कौन सा फोर्स है, ये हमारा कूलाम से, जो कूलाम लॉ से हम कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके बच्चों। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी K टाइम्स Q अपॉन डिस्टेंस, सपोज दैट मैं यहां तक की डिस्टेंस x मान लेता हूं, तो आ जाएगा यहां से K Q, ये आपका Q और Q0 आपका टेस्ट चार्ज है अपॉन x स्क्वायर, क्लियर बच्चों, तो ये हमारा फोर्स आ जाएगा, क्लियर। मतलब आपका ये टेस्ट चार्ज जब इनफाइनाइट पे रखा है, क्लियर, तो इस पर कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन जब हम इसको लेके आ रहे हैं कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, ठीक, तो इस पॉइंट तक, इसका मैं पॉइंट का नाम ए रख देता हूं, पॉइंट ए तक लाने में कोई वर्क डन नहीं हुआ, मतलब जीरो वर्क डन हुआ। लेकिन जैसे ही हम इसकी बाउंड्री पे लाते हैं, ये वाला सोर्स चार्ज इसको क्या करता है, रिपेल करता है। मतलब अगर अब मैं इस टेस्ट चार्ज को इसके अंदर ले जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट एक वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब हमें एक अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे कि मैं इसको इसके अगेंस्ट लेके आऊं, क्लियर। और जब मैं यहां मान लो सपोज दैट कोई पॉइंट P है और इस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेके आऊंगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, द वर्क हैज टू बी डन, हमें वर्क करना पड़ेगा, क्लियर। तो बच्चों देखो कितना वर्क करना पड़ा, W जूल का, ठीक है, हमने वर्क डन कितना किया, W जूल का, क्लियर। किस चार्ज को शिफ्ट किया है, Q0 चार्ज को। हम इस Q0 चार्ज को एक्चुअल में कहां से लाए हैं, इनफाइनाइट से लाए हैं। मतलब हमें इस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लाने में टोटल कितना वर्क डन करना पड़ा है, W जूल का। तो दिस वर्क डन एंड टेस्ट चार्ज, जो वर्क डन था हमारा W और जो टेस्ट चार्ज था, उसका जो रेशियो आता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो देखो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, हम डिफाइन करेंगे द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल is defined as the amount of the amount of work done per unit test charge to bring the test charge from infinity to inside electric field, ओके। मतलब हम किसी सोर्स चार्ज को, ये हमारा टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करेंगे पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, V से डिनोट कर रहे हैं। तो बच्चों फॉर्मूला क्या बना हमारा, V = W/Q, ओके। तो फिलहाल देखो अगर हम इसकी यूनिट फाइंड करें तो बच्चों देखो यूनिट क्या हो जाएगी, वर्क की यूनिट कूलाम और वर्क की यूनिट जूल और चार्ज की यूनिट कूलाम, तो क्या बन गया, जूल पर कूलाम। लेकिन इसका SI यूनिट होता है वोल्ट। SI यूनिट क्या होता है बच्चों, वोल्ट, ठीक है ना। इसको कैसे डिनोट कर देंगे,
V से डिनोट कर देंगे। ओके, तो ये कैसी क्वांटिटी है? तो बच्चों ये स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? मतलब जब हम इसको न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करेंगे, तो हम इसको एज ए स्केलर क्वांटिटी ट्रीट करेंगे। ओके बच्चों, चलो, तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गया। अब आगे देखो, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करने के बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस करंट विल नॉट फ्लो इन एनी सर्किट। किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो होती है वो बच्चों किसकी वजह से होती है? वो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही होती है। ठीक है, तो देखो अब हम समझेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सपोज दैट दिस इज आवर सोर्स चार्ज Q, ओके, एंड दिस इज द रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस सोर्स चार्ज। A test charge put at infinite distance, okay, this is the distance of range is x. Now if we bring this test charge from infinite to inside electric field at point A, then work done is A. okay, suppose that हमने क्या किया, इस टेस्ट चार्ज को कहां से, इनफाइनाइट से लेकर के कहां आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट ए पर। ओके बच्चों, तो वर्क डन कितना किया हमने, WA। तो दैट इज, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करूं तो वो कितना आ जाएगा, WA अपॉन Q नॉट। कितना आ जाएगा, WA अपॉन Q नॉट। नाउ अगेन if this test charge bring at point B, then work done will be WB, एंड पोटेंशियल, इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VV इज इक्वल टू WV अपॉन Q नॉट। क्लियर? अब बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आगे जो सर्किट सॉल्व करेंगे हम, वो सर्किट्स तभी हमसे हल होंगे जब हमें ये बेसिक्स पता होगा। बेसिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी सब्जेक्ट के लिए, और खासकर इलेक्ट्रिकल के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो सर्किट्स आते हैं, ठीक है ना, या जो हम आगे और डिवाइसेस स्टडी करेंगे, उसमें जो बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना, तो ध्यान से देखना। आप देखो A से B तक लाओगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। सपोज दैट डेल्टा W, ओके, तो हमने वर्क डन किया टू ब्रिंग द टेस्ट चार्ज एट पॉइंट ए WA, बट जब हम इसको WV पर लाएंगे तो हमें इतना डेल्टा W एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। मतलब जो यहाँ वर्क डन मिलेगा WV, वो WA और प्लस दिस वन एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है ना, तो देखो हम यहाँ निकाल सकते हैं, WA हमारा कितना आया है, VA इक्वल टू आया है WA अपॉन Q नॉट। दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट A। नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट B हमारा क्या बनेगा, VV इक्वल टू WV अपॉन Q नॉट। इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ WV, देन वी गेटिंग दैट WA प्लस का DX DW और डिवाइडेड बाई Q नॉट। तो आपको क्या लगा, यहां से क्या पता चल रहा है, इन दोनों इक्वेशन से पता चल रहा है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से, दैट वर्क डन एट पॉइंट A इज लेस देन वर्क डन एट पॉइंट B, बिकॉज at point B delta W is extra work. So here the potential at point A is less than potential at point B. मतलब point B का जो पोटेंशियल होगा वो A पॉइंट के पोटेंशियल से कैसा होगा, हाई होगा। ओके बच्चों, तो हम इसको मान सकते हैं लो पोटेंशियल, इसको क्या मान सकते हैं, लो पोटेंशियल, और इसको क्या मान सकते हैं, हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल। तो अभी मैं यहाँ पर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मिलेगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। तो दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर? ये हमारा हाई पोटेंशियल है, ये हमारा लो पोटेंशियल है। अगर आप वैल्यू को पुट करोगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस VVA इक्वल टू मिलेगा। ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट B इज WV अपॉन Q नॉट, पोटेंशियल एट पॉइंट A इज WA अपॉन Q नॉट। दोनों का LCM लोगे, Q नॉट आ जाएगा, WV माइनस WA एंड VVA। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, और हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स बिटवीन टू पॉइंट्स।
अगर आपके पास एक पॉइंट हाई वोल्टेज पर है, दूसरा पॉइंट लो वोल्टेज पर है, तो हाई वोल्टेज और लो वोल्ट के बीच का डिफरेंस जो आएगा, दैट डिफरेंस, उस डिफरेंस को क्या बोलेंगे, उसको ही हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे? तो देखो ये हमारा हाई पोटेंशियल था, ये हमारा लो पोटेंशियल था, हमने हाई से लो को सब्ट्रैक्ट किया, क्या मिल गया? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो थ्योरेटिकली लिख देंगे हम यहाँ पर द डिफरेंस ऑफ potentials between 2 points is known as potential difference। क्या बोलेंगे बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब हम बात करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सर्किट में पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज ऑफ करंट फ्लो ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस। हाउ? नाउ लेट्स स्टडी। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या इसे वोल्टेज डिफरेंस भी बोल सकते हैं, यही करंट फ्लो कराने में रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो। लेट्स अज्यूम, यहां पर देखते हैं हाउ करंट फ्लो इन कंडक्टर। किसी कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो करेगी, हम वो समझते हैं। तो लेट्स अज्यूम दिस इज अवर कंडक्टर। हमने अज्यूम किया कि ये हमारा एक कंडक्टर है। ओके, एंड दिस कंडक्टर हैविंग free electrons. So now we draw some free electrons. These are the free electrons in this conductor. Okay, करंट की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? तो बच्चों देखो, करंट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। क्या बोलते हैं हम? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। कहने का मतलब ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, These are the free electrons, बट इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए, चलाने के लिए एक फोर्स की जरूरत है। विदाउट फोर्स के तो नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो वो फोर्स कहाँ से मिलेगा? वही फोर्स इसको मिलेगा पोटेंशियल से। कहाँ से मिलेगा हमें? पोटेंशियल डिफरेंस से मिलेगा। ठीक है ना, तो आप ध्यान से देखो। नाउ वी प्रोवाइड ए बैटरी। हमने इसके दोनों टर्मिनल पे क्या अप्लाई किया? एक बैटरी अप्लाई की। ठीक है ना, या अभी बैटरी रहने दो। ठीक है ना, हम सीधे ऐसे देखते हैं। हमने इसके इस टर्मिनल को सपोज दैट 100 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। इस कंडक्टर के टर्मिनल 1 को किससे कनेक्ट कर दिया? 100 वोल्ट से। ओके, और जो हमारा सेकेंड टर्मिनल है, इसको मैंने 10 वोल्ट से कनेक्ट किया। ओके, दैट इज 10 वोल्ट, दैट इज 100 वोल्ट। तो आप कह सकते हो दिस इज हाई पोटेंशियल, दिस पॉइंट इज हाई पोटेंशियल। और इधर साइड के पॉइंट को क्या बोलोगे? इसे बोलोगे आप लो पोटेंशियल, दैट इज लो पोटेंशियल। ठीक है, ये हमारा हाई पोटेंशियल और ये हमारा क्या है? लो पोटेंशियल। तो आप नेचर में आप देखो, कभी भी कहीं पर भी ध्यान से सुनना। अगर जैसे मान लो आपके पास 2 टैंकर हैं, ये हमारे 2 टैंक हैं, और इसमें यहाँ तक कोई लिक्विड फिल है ऊपर तक, और इसमें बस थोड़ा सा लिक्विड फिल है। अगर मैं इन दोनों को एक पाइप लाइन से कनेक्ट करता हूं, तो हमारा वाटर किस साइड फ्लो करेगा? नॉर्मली हाई टू लो, मतलब इस साइड का प्रेशर हाई होगा, यहाँ पर प्रेशर आपका कैसा होगा? हाई होगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है। इस साइड में आप देखो प्रेशर बहुत लो होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है। तो इस साइड प्रेशर हाई है और यहाँ का प्रेशर कैसा है? लो है। और हाई से लो की साइड में लिक्विड फ्लो करेगा टिल कब तक? जब तक कि दोनों में इक्वल लेवल का वाटर नहीं आ जाता, मतलब दोनों का प्रेशर डिफरेंस इक्वल नहीं हो जाता। सिमिलरली हियर ऑल्सो। ठीक है, दिस पॉइंट इज हाई पोटेंशियल, दिस पॉइंट इज एट लो पोटेंशियल। सो नाउ करंट विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनना। अगर मैं इस हाई पोटेंशियल को पॉजिटिव कर दूं, ठीक है ना, इसको मैं नेगेटिव मान लूं, ठीक है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन किस साइड फ्लो करेंगे? इलेक्ट्रॉन आपके
पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेंगे, मतलब हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेंगे, और करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो इस तरीके से आपकी जो करंट है वो कहां से कहां फ्लो कर जाएगी, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ओके, और लेकिन अगर मैं दोनों ही पोटेंशियल को इक्वल कर दूं, दोनों पोटेंशियल को कैसा कर दूं, बिल्कुल इक्वल, दोनों की चार्ज भी सेम कर दूं, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम कर दूं, तो यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, करंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो बच्चों किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है उस करंट को फ्लो कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस, ठीक है ना, जो वायर टू अलग अलग पोटेंशियल के डिफरेंस पे होता है, और उसी से हमारी क्या फ्लो करती है, उसी से हमारी करंट फ्लो करती है। इज दैट क्लियर? वैसे तो आप ये सब 12th क्लास में सीख के आए हो, लेकिन जस्ट रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम अपना एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डालेंगे जो बेसिक में आता है, जिसे बोलते हैं ओम्स लॉ, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखना, ओम्स लॉ, और देखो ओम्स लॉ दैट इज जस्ट रिवीजन क्लास। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आप 12th क्लास में ऑलरेडी स्टडी करके आए हो, लेकिन फिर भी ये जस्ट इंट्रोडक्टरी क्लास है, यहाँ पर मैं बेसिक्स बता रहा हूं जो हम अपने आगे के टॉपिक्स में यूज करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? तो बच्चों देखो, ओम्स लॉ पे डिस्कस करेंगे। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर साइमन ओम। क्या नाम था बेटा? सर साइमन ओम। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ध्यान से देखो। उन्होंने क्या किया कि आपका एक कंडक्टर लिया, दैट इज योर कंडक्टर विच इज कनेक्टेड विथ ए बैटरी। जिस कंडक्टर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है ना। आप यहाँ स्विच लगा सकते हो कंट्रोल करने के लिए। V वोल्ट की बैटरी, दैट इज योर पॉजिटिव टर्मिनल, दैट इज योर नेगेटिव टर्मिनल। ओके, सम इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एग्जिस्ट हेयर, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है, कंडक्टर मटेरियल लिया, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, ये सब कंडक्टर होते हैं। ओके, स्विच को ऑन करेंगे हम, यहाँ से स्विच को ऑन करेंगे। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो देखो आपने एक चीज और पढ़ी है, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज। ओके, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हैं तो उनमें क्या होगा, अट्रैक्शन, और पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन। तो यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव पर है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। दिस बैटरी इज अट्रैक्ट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बैटरी क्या करेगी, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी। और जब बेटा अट्रैक्ट करेगी, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, किस साइड में मूव करेंगे, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, यहां मूव करेंगे। क्लियर? और इस वाले टर्मिनल से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करेंगे, क्लियर, इस तरीके से, और इसमें चले जाएंगे। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का फ्लो स्टार्ट होगा, और जब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो स्टार्ट होगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। इस सर्किट में एक करंट स्टैब्लिश हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर एक करंट स्टैब्लिश हो जाएगी I, लेकिन करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट होती है। यहाँ डायरेक्शन देख लो, यहाँ देखो डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बच्चों देखो, अगर नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसके अपोजिट करंट होती है, और अगर आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसके सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज के सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। तो यहाँ हमारी करंट किधर फ्लो करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो कर रहे हैं, यहाँ आपके राइट टू लेफ्ट, और करंट किधर फ्लो करेगी, लेफ्ट टू राइट। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ओके, चलो ठीक है। अब देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ठीक है ना, तो क्यों फ्लो करेंगे, बिकॉज ऑफ दिस टर्मिनल इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव। इस कंडक्टर के इस साइड का किनारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल पे, पॉजिटिव पोटेंशियल पे चला जाएगा, और दूसरा वाला टर्मिनल कहाँ चला जाएगा, नेगेटिव पर। पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी। यहाँ देखो बच्चों, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगाएगी, F इक्वल टू U इंटू Q, दैट इज द फोर्स, ठीक है। तो ध्यान से देखना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है पोटेंशियल अपॉन लेंथ, ठीक है ना। अगर हम इस कंडक्टर की लेंथ को L मान लेते हैं, ठीक है ना, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगी, वोल्टेज अपॉन लेंथ। हम यहाँ पुट करेंगे तो फोर्स इक्वल टू आ जाएगा वोल्टेज अपॉन लेंथ इनटू Q। तो ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो बैटरी का पोटेंशियल है उसके। इट मींस इफ वी इंक्रीज द पोटेंशियल,
अगर हम पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड ऑन द कंडक्टर विल आल्सो इंक्रीज। इन ये जो कंडक्टर्स हैं, सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स लगेगा बच्चों, देखो ये जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज होगी, और इसी फोर्स से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन जितना तेज फ्लो करेगा करंट की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। ये कहां से, ये किस रिलेशन से आता है, I = NE/AVD, आपने एक रिलेशन पढ़ा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। तो बच्चों देखो ध्यान से देखना, आप जब मोर पावर की बैटरी यूज करोगे तो मोर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, मोर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड इंक्रीज होगी तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। इज दैट क्लियर। और करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो यहां से एक चीज कंफर्म होती है कि जो किसी कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होती है बच्चों, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ओके, अप्लाइड एट द टर्मिनल ऑफ कंडक्टर। मतलब किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगी वो करंट फ्लो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बट सम कंडीशंस आर आल्सो यूज्ड, ठीक है। साइंस एक बड़ा खूबसूरत सब्जेक्ट है, ठीक है ना, और इंजीनियरिंग में तो बहुत ज़्यादा कंडीशंस इन सब का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। एक कंडीशन हमें ध्यान रखना है, वो कंडीशन क्या है, ये सब कब, इतना सारा काम कब होगा, जब आप एक कंडीशन ध्यान में रखोगे। वो कंडीशन क्या है बच्चों, वो कंडीशन है कि जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर अराउंड द कंडक्टर शुड बी कांस्टेंट, ओके बच्चों, ये बात आपको याद रखनी है कि जो कंडक्टर के अराउंड का टेम्परेचर है उसे चेंज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसे चेंज कर दोगे तो फिर ये कंडीशन डिसबैलेंस हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कुछ और एनवायरमेंटल कंडीशन, उन्हें भी हमें क्या रखना है, एनवायरमेंटल कंडीशंस इन्हें भी हमें फिक्स रखना है, ठीक है ना, ये भी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रेशर और ह्यूमिडिटी, कुछ ऐसी एनवायरमेंट की जो उनके कांस्टेंट होते हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। अगर ये दोनों बातें कांस्टेंट रखोगे तो उस कंडीशन में किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट बच्चों पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ओके। हम इसको मेन फार्मूला आपको यही हमारा मेन ओम्स लॉ है, ठीक है ना। इसको हम ऐसे लिखेंगे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा बच्चों, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या है, दिस कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो यहां से मिला रेजिस्टेंस इक्वल टू V/I, ठीक है ना। इस रेजिस्टेंस का यूनिट निकालेंगे तो देखो वोल्ट अपॉन एम्पियर हो जाएगा, या हम इसे लिखेंगे वोल्ट पर एम्पियर, या हम लिखेंगे इसको ओम, ठीक है ना। ओम का सिंबल आपका ये है, ओम। हमने इसे रेजिस्टेंस को ओम यूनिट इसलिए बोला बिकॉज ऑफ सर साइमन ओम ने इस रूल को डिराइव किया था, इसलिए उनके ही नाम के लिए नाम को लगाने के लिए हमने यहाँ पर किसका यूज किया है, इसके यूनिट को ओम कर दिया है, ओके। तो बच्चों देखो ये हमारा ओम्स लॉ था, ठीक। अभी आप देखो ध्यान से, यहाँ पता चल रहा है कि जो करंट है वो वोल्टेज की कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर आप इसको ग्राफिकली डिनोट करोगे, करंट आपका इधर रहेगा, वोल्टेज एक्स एक्सिस पर रहेगा, क्योंकि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसे वाई एक्सिस पे रखते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स एक्सिस पे रखते हैं। आपने मैथ में पढ़ा है, ये आई डिपेंड करता है वी पर, सो आई इज डिपेंडेंट वेरिएबल, वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप देखो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए हम क्या लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो देखो ये हमारा वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन है ओम्स लॉ में वो कैसा है, लीनियर। कैसा है बच्चों, लीनियर रिलेशन है, दैट इज योर लीनियर रिलेशन, ठीक है। तो बच्चों देखो ये तो हमारा ओम्स लॉ है, ठीक। लेकिन इसके अंदर एक चीज आई है, एक नया टर्म यूज हुआ है, वो है हमारा क्या, दैट इज रेजिस्टेंस, ओके। तो हम रेजिस्टेंस को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में ये रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है ना। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, ओके बच्चों। ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है, तो जब कभी लाइव क्लास करूँगा तो फिर मैं आपकी और भी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, ठीक है ना। या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूँगा, ठीक है। इस लेक्चर को बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स
प्लस जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो देख सकते हैं, ठीक है ना, या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट पूछा जाता है उन सब के लिए बेनिफिशियल लेक्चर हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों देखो इसमें एक टर्म यूज हुआ है रेजिस्टेंस, तो अब हम थोड़ा रेजिस्टेंस को डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या है, कहाँ से आता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, वी नो दैट दिस इज अवर कंडक्टर, दैट इज योर कंडक्टर, इज दैट क्लियर, और इट हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है सभी कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ हमने इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट किया है, दैट टर्मिनल इज पॉजिटिव टर्मिनल और ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल, ओके। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ और क्या होता है, और बेटा और होता है उसके मॉलिक्यूल्स, क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स। सो दीज आर द मॉलिक्यूल्स, ये मैं बना रहा हूँ, ये हमारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, या हम इन्हें मेटल आयंस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, दीज आर ऑल्सो मेटल आयंस, फिलहाल मैं इनको मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी, ध्यान से सुनना बच्चों, जैसे ही आपकी ये बैटरी इन फ्री इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी, दैट वन अट्रैक्ट करेगी इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगी, तो रास्ते में आपका जो आपका मॉलिक्यूल है वो मिलेगा। ये मॉलिक्यूल कैसा है, दैट इज फिक्स्ड, ठीक है ना, ये बॉन्डेड है, बॉन्डेड का मतलब बॉन्ड के साथ बंधा हुआ है, मतलब ये फ्लो नहीं कर सकता। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जाकर के इससे कोलिजन करेगा, क्या करेगा बच्चे, कोलिजन, टकरा जाएगा, टक्कर करेगा, ओके। और जब कोलिजन करेगा तो क्या होगी, इसकी स्पीड डिक्रीज होगी, इसकी स्पीड घट जाएगी, ठीक है ना। दूसरा काम यहां पर क्या हुआ कि जो कोलिजन हुआ है उस कोलिजन ने इलेक्ट्रॉन स्पीड, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, ठीक है ना, रिड्यूस कर दिया है। दूसरी बात, जब भी कोई चीज फ्लो करती है तो उसमें फ्रिक्शन अप्लाई होता है, क्या अप्लाई होता है बच्चों, फ्रिक्शन। तो यहां जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तुरंत इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन अप्लाई होगा, ठीक है ना बच्चों, फ्रिक्शन अप्लाई होगा, और ये फ्रिक्शन क्या करेगा, दैट ऑल्सो रिड्यूस द स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना, ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिड्यूस करेगा। तो ये दो फैक्टर, कोलिजन और प्लस फ्रिक्शन, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन फ्लो का अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ठीक है ना, अपोज कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन का विरोध कर रहे हैं, उसे फ्लो नहीं होने दे रहे हैं, इसका मतलब ये करंट का अपोज कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट, इज दैट क्लियर। सो नाउ दीज टू फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, अपोज फ्लो ऑफ करंट, ये करंट का विरोध कर रहे हैं बच्चों। और करंट का जो अपोज करता है, मतलब वो करंट को रोकने की कोशिश कर रहा है, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस, उसको ही क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस किसकी वजह से आता है, इन दो चीजों की वजह से आता है, ठीक है ना। व्हेन इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद मॉलिक्यूल्स एंड देन देयर स्पीड विल रिड्यूस, उनकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है, और जब वो चलते हैं तो फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन की वजह से भी उनकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है। और ये जो स्पीड रिड्यूस हो रही है, ये क्या कर रही है, ये करंट को फ्लो होने से रोक रहा है। मतलब ये दोनों चीजें, कोलिजन प्लस फ्रिक्शन, यही क्या है, यही रेजिस्टेंस कहलाती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस को अगर हम डिफाइन करना चाहें कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोज फ्लो ऑफ करंट, ठीक है ना। तो हम यहां देखो इसकी डेफिनेशन देंगे, द रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर which oppose flow of current, ठीक है ना। इसको डिनोट किससे करते हैं बच्चों, देखो, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल R, ठीक है। यूनिट क्या होती है बच्चों, इट्स यूनिट इज ओम, ठीक है ना, इसके सॉरी इट्स यूनिट इज, हाँ, ओम, ओके बच्चों,
तो इसकी यूनिट क्या होती है हमारी, ओम यूनिट होती है। यूनिट ओम का सिंबल क्या होता है, दिस वन। ठीक है, तो आई होप आपको रेजिस्टेंस पता चला होगा। आगे हम रेजिस्टेंस को और डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं आपको सर्किट कंपोनेंट पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, कि सर्किट में किस तरीके के कंपोनेंट होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट, पैसिव कंपोनेंट, वहां पे हम और डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी देखो हमारा बेसिक्स क्लियर हुआ है। ठीक है ना, कि किस तरीके से रेजिस्टेंस डेवलप होता है, कैसे करंट फ्लो होती है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, इतनी छोटी छोटी बातें जो हमने आज डिस्कस की हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे, इसके आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, तब तक आप इसे देखिए और अपना सजेशंस दीजिए कि आपको चीज़ें समझ में आई या नहीं समझ में आई। ओके बच्चों, थैंक यू।